बहुत जुल्म किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुस्तानियों के ऊपर। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को बिना किसी गुनाह के फांसी के फंदों पे लटकाया गया। लाला लाजपत राय को उनके द्वारा 20 सड़कों पे पीटा गया। भारत के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई गई और उनसे उसके बदले कर्ज भी वसूला गया। किसान का जानवर यदि किसी तरह सड़क पे चला जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसानों को जेल की सजा सुना दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसे घटनाओं को अंजाम दिया। इस हिंदुस्तान में आजादी की सुबह पाने के लिए न जाने कितने हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों ने मौत को गले लगाया है। भगत सिंह वो नाम जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट की पूरी सत्ता हिला कर रख दी। जेल में गया तो जेलर के हिसाब से नहीं, जेल को लगता है अपने हिसाब से चलाने लगा। जय हिंद दोस्तों, आज से करीब 94 साल पहले 23 मार्च 1931 की वो शाम 7:33 जिसमें भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा फांसी के फंदों पर लटकाया गया। भगत सिंह के फांसी के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट में इतनी औकात नहीं बची थी कि वो उनकी लाश को मेन गेट से बाहर ले जा सके, इसलिए वह दीवार तोड़ते हैं और दीवार से उन तीनों वीर नौजवानों की लाश को भेजते हैं। और उनकी मौत के बाद हर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एकजुट हो गए। और भगत सिंह यही तो चाहते थे कि मेरी फांसी के बाद हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़े, आंदोलन करे और अपनी देश की आजादी के लिए खड़ा हो। दरअसल जालियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी डॉक्टर सत्यपाल और किचनू की रिहाई के लिए। शांतिपूर्ण चल रही सभा को जनरल ओ डायर और उनके सिपाही पहुंचते हैं और उस शांति भरी सभा को अशांति में बदल देते हैं, जिसमें अंग्रेजी सिपाही बिना कुछ कहे लोगों के ऊपर अनाधुन गोलियों की बरसात करने लगते हैं। गोलियों की बौछार देखकर वहां के मासूम लोग भागने की कोशिश करते हैं, कुछ दीवारों पे चढ़ते हैं और कुछ कुएं में गिरते हैं। और कितने क्रूरता के साथ जनरल ओ डायर और उनके सिपाही उन मासूमों के ऊपर गोलियां चलाते हैं। इतिहास को देखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्रूरता का प्रमाण है जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस हत्याकांड के बाद चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी भगत सिंह उस जालियांवाला बाग में पहुंचते हैं और ये कल्पना करते हैं कि कितना क्रूरता के साथ जनरल ओ डायर और उनके अंग्रेजी सिपाहियों ने उन मासूमों हिंदुस्तानियों के ऊपर अनाधुन गोलियों की बरसात की होगी। दीवार पे पड़े खूनों की छींटें इस बात को याद दिलाती है कि कितने भगदड़ हुई होगी। जालियांवाला बाग का वो कुआं जिसे देखने के बाद ये पता चलता है कि लोगों ने कितनी अपनी जान की बचाने के लिए कितना जोखिम उठाया होगा। अंग्रेजों की इन क्रूरता और बेरहमी को भगत सिंह वही खड़ा होकर ये कल्पना करते हैं कि उन हिंदुस्तानियों के साथ क्या बीता होगा। तभी जालियांवाला बाग की उस मिट्टी जो सैकड़ों हिंदुस्तानियों के खून से सना है, एक बोतल में भरते हैं और भारत माता के आगे ये शपथ लेते हैं। और यही जालियांवाला बाग हत्याकांड का दृश्य भगत सिंह के अंदर एक चिंगारी बनकर उभरता है और यही घटना भगत सिंह को अंदर से हिला कर रख दिया। एक समय था जब भगत सिंह गांधी जी को बहुत मानते थे। जनवरी 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का उद्घोषणा किया, जिसमें साफ साफ ये कहा गया कि किसी प्रकार से भी कोई भी हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार को सहायता नहीं करेगा, यानी उसका सहयोग नहीं करेगा। भी हिंदुस्तानी विदेशी कपड़े, विदेशी खान पान और विदेशी कोई भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेगा। जगह जगह पे कपड़े जलाए गए। भारत के कोने कोने में ये असहयोग आंदोलन का प्रचार फैल गया और 90% हिंदुस्तानियों को ये विश्वास हो गया और गांधी जी ने ये आश्वासन दिलाया कि हम जल्द ही अपने मुल्क को आजाद कर लेंगे। और इस बात की खुशी पूरे हिंदुस्तानियों की थी और भगत सिंह को भी कि हमारा परिवार फिर से एक हंसता खेलता परिवार होगा। अजीत सिंह मेरे चाचा वापस भारत में रहने लगेंगे। पर होना तो कुछ और ही था। और इसके ठीक एक साल बाद 1922 में चौरी चौरा कांड होती है, जिसमें कुछ हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजी पुलिस कर्मियों को सड़क पे दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। एक भगदड़ हुई और वो पुलिसकर्मी भागते भागते थाने में जाते हैं और अंदर से उस लॉकर को लॉक कर लेते हैं। तब हिंदुस्तानियों उन पर पेट्रोल छींटकर आग लगा देते हैं, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। और ये चौरी चौरा घटना के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट और बौखला गई। तब महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और बोला कि इसके लिए अभी भारत की जनता तैयार नहीं। और ये बात भगत सिंह के दिल दिमाग में खटकने लगा और गांधी जी के प्रति भगत सिंह को एक नफरत होने लगी। पूरे हिंदुस्तान को जो असहयोग आंदोलन ने आजाद होने का सपना दिखाया था, वो एक पल में ध्वस्त हो गया। और अब साल 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया,
जिसमें किसान, मजदूर और हिंदुस्तान के सभी युवाओं को एकजुट होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करना है और ऐसी क्रांति लाएगी जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को भागना। और चलिए भगत सिंह के बारे में पीछे से और कुछ जानते हैं। वो दिन जब भगत सिंह का जन्म हुआ। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के जिला लयलपुर गांव बंगा में हुआ था, जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में है। भगत सिंह के एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने कक्षा 4वीं तक की पढ़ाई अपने गांव बंगा और 9वीं तक की पढ़ाई उन्होंने लाहौर के डीएवी स्कूल। बीए की पढ़ाई बीच में छोड़कर ही वो क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। भगत सिंह जेल होने से पहले 200 से ज्यादा किताबें पढ़ी और जेल में करीब 300 से ज्यादा किताब पढ़ा। कुल मिलाकर 500 किताबों का ज्ञान भगत सिंह के पास था। भगत सिंह एक ऐसा नाम जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट की पूरी सत्ता हिला दी। जेल में गया तो जेल में अपने हिसाब से एक अलग क्रांति ला दी। एक सिख परिवार में जन्मे जिसका पूरा फैमिली एक किसान था। भगत सिंह की माता विद्यावती और पिता सरदार किशन सिंह। भगत सिंह का पूरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी थी। भगत सिंह के जन्म के तुरंत बाद ये खबर मिली कि उनके चाचा अजीत सिंह को देश से वापस भारत लाया गया और उनके छोटे चाचा स्वर्ण सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया है, जिस कारण से उनकी दादी उसे भाग्य वाला पुत्र मानती थी, जिससे उनका नाम भगत सिंह पड़ा। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। उनके चाचा अजीत सिंह को देश निकाला गया था, जिस कारण से वो विदेश में रहकर ही स्वतंत्रता संग्राम का संचालन करते थे। भगत सिंह के छोटे चाचा स्वर्ण सिंह को जेल में इतना सताया गया कि यातनाओं के कारण उनकी निधन 1910 में जेल में ही हो गई। भगत सिंह ने बचपन से ही करतार सिंह सराभा और 1914 में हुई गदर पार्टी आंदोलन का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वो करतार सिंह सराभा की तस्वीर अपनी जेब में लेकर घुमा करते थे। और भगत सिंह ने अंग्रेजों के इतने जुल्म देखे और सहे हैं कि उन्हें निकाल फेंकने की सनक बचपन से ही उन्हें दिमाग तक चढ़ी थी, चाहे किसी भी माध्यम से। उन्हें मौत का खौफ। और इस सभा को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया। अक्टूबर 1926 में दशहरा के मेले में एक विस्फोट किया गया, जो भगत सिंह द्वारा नहीं अंग्रेजों द्वारा किया और वहां भगदड़ हुई, जिस कारण से मई 1927 में भगत सिंह को पहली बार जेल जानी पड़ी। और अब वो दिन 30 अक्टूबर 1928 जब लाहौर में साइमन कमीशन का इतना वर्चस्व बढ़ रहा था, तो वहीं लाला लाजपत राय, भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर में जोरदार साइमन कमीशन का विरोध किया। जगह जगह पे साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। इससे भड़के अंग्रेज अधिकारियों ने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज किए। तब उस अंग्रेज अधिकारी ने लाला लाजपत राय को तब तक पीटता रहा जब तक कि वो लहूलुहान होकर पूरी तरह से घायल और सड़क पे गिर न गए। और कुछ दिन के बाद लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है उस पुलिस अधिकारी से पीटने की वजह से। तब भगत सिंह और उनके साथी चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर ये संकल्प करते हैं कि हम उस अंग्रेज अधिकारी को मारेंगे। तब उस अंग्रेज अधिकारी को मारने राजगुरु भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जाते हैं, लेकिन गलती से उसकी जगह सैंडर्स को मार डालते हैं। तभी भगत सिंह और राजगुरु वहां से भागते हैं और भागने में मदद करते हैं उनकी चंद्रशेखर आजाद। अब लाहौर में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जगह जगह पे सिक्योरिटी टाइट कर दी गई कि किसी तरह से वो तीनों भाग कर ना जाएं। फिर भी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु उन ब्रिटिश गवर्नमेंट की इतनी सिक्योरिटी टाइट के बाद भी उनके नाक के नीचे से निकल जाते हैं। 8 अप्रैल 1929 के दिन ही भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते हैं और भागने के बजाय खुद को सरेंडर कर देते हैं। वो बम इसलिए फेंका गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जगाया जाए कि हमारी मांग पूरी हो, हम चुप नहीं बैठेंगे, हमारा सुनवाई होनी चाहिए। सैंडर्स की हत्या के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट और चौकन्ना हो गई और भगत सिंह ने यह देखा कि हिंदुस्तान के कोने कोने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का वर्चस्व बढ़ रहा है। वो किसी भी हिंदुस्तानी क्रांतिकारी को जगह जगह पे आंदोलन करने से रोक लगा रही, उन पे लाठी चार्ज कर रही है, उन्हें पीटा जा रहा है। तब भगत सिंह ने सोचा कि हिंदुस्तान में ऐसे क्रांति नहीं लाई जाएगी। इस क्रांति लाने के लिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान को खड़ा करने के लिए हमें बलिदान देना होगा। तब भगत सिंह एक प्लान बनाते हैं कि हम केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ेंगे। तब इस पे शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं कि मैं और बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली हॉल में बम फेंकेंगे और बम ऐसी जगह फेंकी जाएगी जिससे किसी को भी खरोच नहीं आएगी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुद पे बहुत यकीन था कि मैंने जिस क्रांतिकारी को इतने वर्षों से ढूंढ रहा था और वो आज खुद पे खुद चलकर हमारे पिंजड़ों में फंसने आ गया। और वहीं दूसरी तरफ शहीद आजम भगत सिंह को खुद पे नाज था कि मैंने अपना खेल का पहला पड़ाव चल दिया है। भगत सिंह और उनके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। भगत सिंह अब जेल में थे और जेल में उन्हें जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया जाता है। उनके खाने, रहने
और कपड़े की व्यवस्था एकदम रद्दी से रद्दी थी। तब भगत सिंह और उनके साथी ये निश्चय करते हैं कि हम भूख हड़ताल करेंगे। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर के मियांवाली जेल में 116 दिनों तक भूख हड़ताल की थी और 63 दिनों के भूख हड़ताल के बाद उनके साथी जितेंद्र नाथ दास शहीद हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं ये भूख हड़ताल भगत सिंह और उनके साथियों ने 116 दिनों तक किया था। इस भूख हड़ताल में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से किताबें, कपड़े और अच्छी खाना की मांग की थी। उनके साथ कितना खौफनाक बर्ताव किया जाता है। खाना नहीं खाने पे उन्हें जबरदस्ती बर्फ के सीलियों पे लगड़ा जाता है, उनके नाक में ट्यूब डालकर जबरदस्ती खाना दिया जाता है। पर भगत सिंह और उनके साथी इरादा के पक्के एक बूंद भी खाना के दाना अपने अंदर नहीं जाने देते। इतना कुछ करने के बाद भगत सिंह और उनके साथियों को ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना चैन से कहां बैठने देता। उन लोगों ने दोबारा सैंडर्स का केस खोला और भगत सिंह की किसी साथी को उनके विपक्ष में गवाही देने के लिए कोर्ट में हाजिर किया। तब भगत सिंह के मन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ तीसरा प्लान समझ में आया कि कोर्ट में बैठे सभी पत्रकार वहां की बातों को अगले दिन की अखबार में छाप देते हैं। और अब भगत सिंह का प्लान सक्सेस होने का टाइम आ गया था, क्योंकि वो यही चाहते थे कि हिंदुस्तान का बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द हर किसी के पास क्रांति की लहर आए। और उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और उन सभी पत्रकारों द्वारा अपने मैसेज को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाने का फैसला किया। और भगत सिंह का हर अपना मैसेज हर हिंदुस्तानी के पास पहुंचाना अब आसान हो गया। एक बार हुआ यूं कि वो गद्दार साथी भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने के लिए आता है। तब भगत सिंह ये सवाल पूछते हैं कि ये मेरा साथी कैसे हो सकता है, इसे तो बम बनाना भी नहीं आता। ये सुनते ही वो गद्दार साथी जज के सामने ही बम बनाने की पूरी लिस्ट बता दी और वहां बैठे पत्रकारों ने बम बनाने की सारी विधि को नोट कर लिया और अगले दिन अखबार में हूबहू बम बनाने की पूरी लिस्ट छाप दी। बम बनाने की वो लिस्ट जो भगत सिंह और उनके साथी जानते थे, अब पूरा हिंदुस्तान जानने लगा। तब अंग्रेजों को भगत सिंह की चाल समझ में आने लगी, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट बौखलाकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी देने के लिए डेट तय होता है 24 मार्च 1931, लेकिन फिर डेट चेंज कर दिया जाता है। उससे ठीक 12 घंटे पहले 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह और उनके साथियों को जेलर कर्मचारी लेने आते हैं। तब भगत सिंह लेनिन के ऊपर किताब पढ़ रहे थे, जिसमें एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से मिल रहा है और भगत सिंह ने मरने से पहले भी इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। और फिर हुआ वही जो होना था। 7:33 पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी के फंदों पे लटका दिया गया और अब पूरे हिंदुस्तान में भगत सिंह की मौत के बाद एक नई क्रांति की लहर दौड़ी। ये सब जानने के बाद ये पता चलता है कि कितने बलिदानों के बाद मिली है ये आजादी। और भाषण झाड़ने के लिए कह दो तो किसी बड़े नेता, एक्टर या एक्ट्रेस लोग आते हैं और ये कहते हैं कि हमें तो आजादी इस हिसाब से नहीं मिली, हमें तो आजादी 2014 के बाद मिली। तब समझ में आता है वाह क्या देशभक्ति। कितने दुख की बात है कि आज आजादी के 78 साल बाद भी लोग उन्हें 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे दिनों में ही याद रखते हैं, या फिर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को फोन में वॉलपेपर लगाकर या फिर फोन में स्टेटस लगा देते हैं। लेकिन आप जानकर ये हैरान होंगे कि भगत सिंह का मानना अलग था। वो चाहते थे कि लोग हमारी शहादत के बाद हमारे विचारों को समझे, कि हर विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए, जबकि उनके माँ बाप का कहना अलग होता है कि हमारे बच्चे राजनीतिक में जाएंगे तो और बिगड़ जाएंगे। लेकिन भगत सिंह का मानना अलग। वो चाहते थे कि देश का हर विद्यार्थी राजनीतिक में भाग ले, ताकि वो देश दुनिया का हर खबर को जान सके, जानकारी को अपने पास रख सके, ताकि आवश्यकता पड़ने पे देश के लिए आवाज उठाए। और भगत सिंह ने इस पत्र में एक और अच्छी बात ये कही है कि लोग अपने जिंदगी से उबकर आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। भगत सिंह आत्महत्या जैसे कार्य को घिनौनी हरकत समझते हैं। वो कहते थे कि यदि मरना ही है तो देश के लिए कुछ करके मरना है। आपको भी इस 15 अगस्त के अमृत दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।